तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हिंदुस्तान की एक और कीर्तिमान की, जिसने स्पेस सेक्टर में भारत को नई ऊंचाई दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज निसार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया, जो अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस निसार सैटेलाइट को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है, जिसके जरिए भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर पहले से ही अलर्ट होने में मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट जमीन की सतह की छोटी छोटी हलचल को माप सकता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक बार फिर ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुआ। इसके साथ ही 23 जुलाई 2025 की तारीख एक बड़ी कामयाबी के रूप में दर्ज हो गई। शाम 5:40 पर इसरो का GSLV F-16 रॉकेट से निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये पहली बार है जब GSLV सन सिंक्रोनस कक्षा यानी सूर्य समकालिक कक्षा में सैटेलाइट ले गया है, जो आमतौर पर PSLV का काम है। कुछ ही क्षणों में भारत और अमेरिका की साझेदारी में लॉन्च हुए इस मिशन का नाम निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। I am extremely happy to announce that GSLV F-16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, NISR satellite, weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. इस सैटेलाइट से भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी मिल सकेगी। इसे इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 रडार फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड का इस्तेमाल करके पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा। ये नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड इस्तेमाल करेगा। L बैंड के जरिए ये गहरे जंगल, बर्फ और मिट्टी के नीचे की गतिविधियों को देख सकता है। मसलन ये भूकंप से पहले जमीन की हलचल या ज्वालामुखी के नीचे की गतिविधियों को पकड़ सकता है, जबकि एस बैंड के जरिए ये छोटी मोटी चीजों, मसलन फसलों की संरचना, बर्फ की परतें, मिट्टी की नमी को मापने में माहिर है। ये दोनों रडार मिलकर 5 से 10 मीटर की सटीकता के साथ तस्वीरें लेते हैं और 242 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। खास बात यह है कि निसार के रडार हर मौसम में दिन रात तस्वीरें ले सकते हैं। On behalf of NASA, I want to congratulate all of the teams. It has been just an incredible decade culminating in this moment, from the technical collaborations, the cultural understandings, getting to know each other, building that team across continents, across time zones, missing nights, missing weekends with families, holidays. It is truly something that every single person in this room should be proud of. I am so proud. निसार हर 12 दिन में पृथ्वी की पूरी जमीन और बर्फीली सतह को स्कैन करेगा और औसतन हर 6 दिन में डेटा देगा। ये सैटेलाइट खासियतों से भरा है। ये जमीन की सतह में सेंटीमीटर स्तर के बदलावों को पकड़ सकता है। इसमें 12 मीटर का तारों से बना मेश एंटीना है, जो नासा का अब तक का सबसे बड़ा एंटीना है। ये लॉन्च होने के बाद खुलता है और रडार सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें स्वीप सार तकनीक है, जो इसे एक साथ बड़े क्षेत्र में हाई रिजोल्यूशन में स्कैन करने की ताकत देती है। इसकी मुफ्त डाटा नीति भी इसकी बड़ी खासियत है। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। You are precisely able to manage कब कौन सी खेती बोनी है, कब नहीं करनी और कब करनी है। वो सारा इससे जो हमारे पास पहले सूचनाएं मिलती थी, उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सूचनाएं अब उपलब्ध रहेंगी, और या कुछ ऐसी सूचनाएं जो उपलब्ध करने का प्रिसाइज हमारे पास ऐसा जरिया नहीं था, जैसे अभी कह रहे थे गोइंग डीप एंड फाइंडिंग आउट हाउ फार द ट्री ट्रंक गोज, वो अब हमें। निसार को बनाने में 10 साल का वक्त लगा। 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस ज्वाइंट मिशन में इसरो का योगदान 788 करोड़ रुपए का है।
एवरी 12 डेज हमको अर्थ का एक अमेजिंग इमेज मिलेगा जो हम 3D मॉडल भी कर सकते हैं, और इसको यूज कर ग्लेशियल मूवमेंट यानी आइस शीट्स का मूवमेंट्स या लाइक लैंडस्लाइड मूवमेंट्स या अर्थक्वेक या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट्स, ये सब कुछ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ ही बायोमास और उसके साथ ही कार्बन एमिशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज अगले 5 साल के लिए वी कुड एक्चुअली रिकॉर्ड एंड यूज इट फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। इसीलिए ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निसार, नासा और इसरो का मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैमरा पर्सन दिव्यन के साथ प्रमोद माधव। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस एस्ट्रॉइड की जिसको लेकर नासा ने अलर्ट जारी किया है। यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे किसी भी तरह के खतरे की आशंका नहीं है। 110 फीट लंबे इस एस्ट्रॉइड पर दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नजर है, क्योंकि एस्ट्रॉइड वैज्ञानिकों को सौर मंडल की गतिविधियों को समझने में मदद करता है। इनका अध्ययन भविष्य में संभावित खतरों की पूर्व चेतावनी और रक्षा तकनीक के विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। एस्टेरॉइड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ये वो आकाशीय चट्टानें हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करती हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। इसी के चलते स्पेस एजेंसियां इनकी निगरानी कर रही होती हैं। अब बेहद तेज रफ्तार से एक बड़े एस्टेरॉइड के धरती के पास से गुजरने को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अलर्ट किया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की भी इस पर नजर बनी हुई है। धरती के बेहद करीब से गुजरने वाले इस एस्टेरॉइड का नाम एस्टेरॉइड 2025 OL1, जो एक छोटे से यात्री विमान जितना बड़ा है। इसका व्यास करीब 110 फीट है, जबकि इसकी रफ्तार 27,204 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धरती से करीब 12.9 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। ये दूरी अंतरिक्ष के पैमानों पर तो बहुत पास है, लेकिन आम इंसानी जीवन के लिहाज से ये सुरक्षित दूरी है। बता दें कि चांद धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि एस्टेरॉइड चांद से भी 3 गुना ज्यादा दूर रहेगा। नासा ने इसे ट्रैक करते हुए पोटेंशियली हैजर्ड्स ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में भले ही रखा है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि इससे धरती को सीधा कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस एस्टेरॉइड से धरती को खतरा नहीं होने की क्या वजह है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। नासा के मुताबिक कोई भी एस्टेरॉइड 7.4 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आता है और उसका आकार 85 मीटर या उससे ज्यादा है, तो उसे पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉइड यानी संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। 2025 OL1 एस्टेरॉइड आकार के हिसाब से तो इस श्रेणी में आता है, लेकिन दूरी की वजह से खतरे की श्रेणी से बाहर है। ये एस्टेरॉइड का साइज क्या होगा? कोई भी हो सकता है। एक छोटा सा रेत के साइज भी हो सकता है, बड़ा बड़ा किलोमीटर साइज में हो सकता है। रेत के साइज में हमारा मार्बल है ना, हम प्ले करता है ना मार्बल, वो मार्बल का साइज में इस तरह से बहुत छोटा छोटा आइटम में एक दिन में लगभग 40 टन धरती के ऊपर गिर रहा है। उसे कुछ नहीं होगा, धरती का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज बहुत स्मॉल साइज है, सो उसमें कुछ इश्यू नहीं। बड़ा बड़ा साइज में पत्थर घूम रहा है, उसको हम अभी नजर में रखा है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल के निर्माण के समय ग्रहों के बनने के दौरान बचे हुए पदार्थों से एस्टेरॉइड बने हैं। सौर मंडल के बनते वक्त गैस के बादल एक साथ आकर ग्रहों का निर्माण कर रहे थे। इस प्रक्रिया में कुछ पदार्थ ग्रहों में शामिल नहीं हो पाए और फिर अंतरिक्ष में रह गए, और यही पदार्थ बाद में एस्टेरॉइड बन गए। इन सब के साइज और प्रकार में अंतर होता है। ये दरअसल अंतरिक्ष में चट्टान और धातु या बर्फ के बने होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कभी कभी धरती के पास से गुजरते हैं। वो सन फॉर्म होने के बाद सन को चारों ओर ग्रह लाइक अर्थ, मरकुरी, इस तरह से बहुत प्लैनेट्स फॉर्म हुआ है ना। ये फॉर्मेशन के समय कोई भी मटेरियल आई मीन वेस्ट में और बिना यूज हुआ ना, वो छोटा छोटा पत्थर के रूप में ये सूर्यमंडल में घूमते, इसका नाम है एस्टेरॉइड। टेक्निकली आजकल आप साइंटिस्ट लोग से पूछा तो इसको बोलेगा स्मॉल सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, मतलब है छोटा है, एक सेंटीमीटर साइज में हो सकता है, किलोमीटर साइज में हो सकता है, फ्यू किलोमीटर साइज में हो सकता है। मतलब ये सोलर सिस्टम
शुरू होने के समय कोई भी मटेरियल यूज नहीं हुआ है, वो बिना यूज वाला चीज कूड़ा कचरा इधर उधर घूम रहा है, वही है एस्टेरॉइड। धरती की कक्षा के पास से गुजरते वक्त एस्टेरॉइड बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए तो भारी तबाही मच सकती है। इसी के चलते नासा और इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करती हैं, जिससे न सिर्फ इनके रास्तों के बारे में समझा जा सकता है, बल्कि होने वाली किसी संभावित टक्कर को रोकने की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी। ये एस्टेरॉइड से धरती को कोई खतरनाक हो सकता है, वो हुआ है। इट्स नॉट लाइक हो सकता है, फ्यूचर में हुआ है। लगभग 75 मिलियन ईयर्स के पहले आप देखा तो एक इस तरह से एस्टेरॉइड धरती में टकरा। उस समय धरती में डायनासोर्स था, वो डायनासोर्स पूरा का पूरा डेसिमेट हो गया। ओके, वो उसके बाद डायनासोर ही नहीं था धरती के, पूरा वो मर गया। ये सिचुएशन कैसा आया? ये टकरने के समय एक बहुत बड़ा चेंज धरती में आया। एक बहुत भारी मात्रा में एटम बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करने में क्या हुआ, उस तरह से हुआ कि उस तरह से एनर्जी रिलीज हुआ, सुनामी आया धरती पर। इसके कारण पूरा का पूरा दैट नॉट ओनली डायनासोर, उस जमाने में क्या क्या जीवी था उसमें बहुत काइंड ऑफ जीवी नष्ट हो गए। बड़ा साइज समथिंग लाइक किलोमीटर साइज में धरती में टकरा तो वो गिरने वाला जहां में आपको अर्थक्वेक वगैरह पैदा कर सकता है। वो पानी में समुद्र में गिरा तो सुनामी आ सकती। खतरा भले ही ना हो, लेकिन खगोलीय घटना वैज्ञानिकों के लिए एक विशेष मौका होता है। ऐसे नजदीकी फ्लाई बाय वैज्ञानिकों को एस्टेरॉइड की संरचना, गति और गुरुत्वाकर्षण पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। इस दौरान नासा स्पेस टेलीस्कोप, ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी और एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम्स के जरिए डेटा जुटाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से DART मिशन को भी सफल बनाया गया था, जिसमें जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से टकराकर उसकी दिशा बदली गई थी। हालांकि सबसे राहत की बात यही है कि एस्टेरॉइड 2025 OL1 के धरती से टकराने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे राष्ट्रभक्ति के अर्थशास्त्र की, देशभक्ति में छिपे रोजगार के मंत्र की। स्वतंत्रता दिवस यानी कि देश की आजादी का जश्न शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। 15 अगस्त को लेकर उस मेगा जश्न की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश की आन बान और शान यानी कि तिरंगे की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। उस मांग को पूरा करने के लिए देश के टेक्सटाइल हब सूरत में बड़ी तैयारी चल रही है। कई राज्य सरकारों ने कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों को तिरंगे से जुड़े 100 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स दिए हैं। दिन बाद जश्न आजादी के 78 साल पूरे हो जाएंगे। 7 दशक की इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े जश्न को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है। अभी से ही 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह, उमंग दिखने लगा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हर भारतीय को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका मकसद देश के नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत होती है, जिसकी सप्लाई का जिम्मा सूरत के कई बड़े कपड़ा व्यापारियों पर है। एकता, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़े हर घर तिरंगा अभियान में हर भारतीय की भागीदारी बढ़ाने के लिए सूरत का कपड़ा उद्योग भी पूरा जोर लगा रहा है।
सूरत के कई हिस्से में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों यानी कपड़ा मिलों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। उनसे दिन रात तिरंगे के लिए फैब्रिक तैयार किया जा रहा है। टेक्सटाइल हब के तौर पर मशहूर सूरत के कपड़ा व्यापारियों को देश भर से करीब 3.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज बनाने के ऑर्डर मिल चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर समय पर तिरंगे की सप्लाई के लिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग आम दिनों से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। कपड़े से बन रहे तिरंगे को अलग अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है। इनमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए छोटे बड़े आकार के तिरंगे भी शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय ध्वज को एक छोटे डंडे से बांधा या चिपकाया जा रहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग इन्हें सम्मान से पकड़ पाए। इस समय सबसे ज्यादा डिमांड छोटे आकार के तिरंगे की है, जिनमें 5 बाई 3 इंच और 20 बाई 30 इंच के झंडे शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल स्कूलों कॉलेज में छात्रों की तरफ से देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होना है। निजी सरकारी वाहनों और कार्यालयों में भी ये साइज खासे लोकप्रिय हैं। हालांकि 20 बाई 30 फीट जैसे बड़े साइज के तिरंगे झंडे भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें घरों, कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों पर फहराया जाता है। तिरंगा बनाने के लिए मिले ऑर्डर से कपड़ा उद्योग को लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार मिल चुका है। सबसे ज्यादा ऑर्डर गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों से मिला है। अभी 15 अगस्त हम लोगों का पास में आ गया है और बहुत अच्छी डिमांड्स हैं तिरंगा का। और सूरत वैसे भी हमारा टेक्सटाइल हब है। पूरी इंडिया से कोई भी टेक्सटाइल से काम होता है। यहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक यहीं पे बनता है और प्रिंटिंग भी यहीं होता है। तो सूरत के पास झंडे का बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। मेरे हिसाब से लगभग ये 100 करोड़ से ऊपर का काम होगा। इसमें सूरत की करीब 50 इकाई झंडे बना रही है। अपनी इंडिया के सारे स्टेट्स में अलग अलग, जैसे अहमदाबाद, गुजरात में सूरत, उत्तराखंड और यूपी में इन सब में सप्लाई हो रही है। 79वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए कुछ झंडों को विशेष रूप से फ्रेम भी किया जा रहा है ताकि राष्ट्रभक्त उन्हें हमेशा अपने आसपास देख सकें। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम है घर घर तिरंगा का, कि हर घर पे तिरंगा लगे। तो हम हमारे प्रधानमंत्री जी की उसी मुहिम के साथ में हर घर तिरंगा के साथ साथ में हम हर टेबल पे तिरंगा चाहते हैं कि हमारा ये टेबल पे तिरंगा हो। ये हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया है कि हर टेबल पे तिरंगा, कि हम भारतीय हैं, हम अपने ऑफिस पे काम करने चाहते हैं तो हमारे टेबल पे तिरंगे को रखा विराजमान रखें। और फिर उसके बाद एक अपनी जो भावना है हमारे भारतीय की, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। हर घर तिरंगा का मकसद देश के लोगों के बीच देशभक्त की भावना जगाने के साथ साथ देश में रोजगार का मौका तैयार करना भी है। देश भर में स्वयं सहायता समूह भी बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने और उन्हें लोगों को उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। साल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ। हर साल ये अभियान 13 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलता है। इस अभियान का मकसद घरों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और बनाए रखना है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर बिहार के ऐसे बच्चे की जो पिछले 4 दिनों से लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। दरअसल 1 साल के इस बच्चे ने खेल खेल में अपने पास रेंगते हुए एक सांप को काट लिया। सही सुना आपने, सांप ने नहीं बल्कि बच्चे ने सांप को काट लिया। पर हैरानी की बात तो यह है कि बच्चे के काटते ही सांप की मौत हो गई। और यह करिश्मा देखकर और सुनकर लोग हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सांप मर गया और सांप को अपने दांतों से काटने वाला बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ। परिवार वाले बिना वक्त गवाए बेहोशी की हालत में उसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि बच्चे के काटने से सांप कैसे मर सकता है। परिवार वालों का दावा है कि सांप कोबरा प्रजाति का था, जिसे बिहार में बोलचाल की भाषा में गेवन कहा जाता है। दरअसल कोबरा को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। कोबरा अपने शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर की वजह से जाना जाता है। कोबरा जब काटता है तो उसका जहर तेजी से खून में फैलता है।
कुछ देर के लिए न्यूरोटॉक्सिक नाम का ये जहर मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को निष्क्रिय कर देता है। ऐसे में अगर उस जहर को नहीं रोका गया तो इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे में जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो ये जानना चाहता है कि आखिर कोबरा जैसा सांप छोटे से बच्चे के काट लेने से कैसे मर सकता है। तो आइए एक्सपर्ट से इसको समझते हैं। चूंकि बच्चे ने सांप को काटा और जब काटा उसने तो उसके जो सांप के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट है या उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या ब्रेन है, उसके काटने से वहां पे उसको जो सीरियस या सीवियर इंजरी हुई है उसकी वजह से उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि बच्चे ने जब काटा था सांप को तो जरूरी नहीं उसका जहर मुंह के अंदर गया हो, या मुंह के अंदर गया भी होगा तो नॉर्मली जो जहर है मुंह से पेट में गया होगा, जहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारा HCl एसिड होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस जहर को खत्म कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर गलती से सांप बच्चे को काट लेता और उसका जहर वीनस सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता तो बच्चा सीरियस हो सकता था, बच्चे की डेथ भी हो सकती थी। तो इसको प्लीज कोई चमत्कार ना समझे, इसको बिल्कुल हमें मेडिकल साइंस की भाषा में समझना चाहिए कि एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सांप को काटे बच्चे की मृत्यु ना हो, बच्चा बच जाए। ऐसे में मॉनसून के समय अक्सर सांप के दिखने और काटने की घटनाएं होती हैं। दरअसल बारिश की वजह से बिलों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांप बाहर निकल आते हैं और इस दौरान इंसानों का सांपों से सामना होता है और कई बार सांप इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। और यही वजह है कि मॉनसून में सांपों के काटने के मामले बढ़ जाते हैं। खुली ज़मीनें होने की वजह से भारत के ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा इस समस्या से प्रभावित होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 30 से 40 लाख मामले सांप के काटने से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हर साल 58,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप के काटने से मौत की घटना के आंकड़े हैं। सांप काटने से शरीर पर बहुत तेज़ी से दर्द होता है। सांप के कटे हुए हिस्से में सूजन आ जाती है और इस दौरान सांप का जहर खून के जरिए तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है और समय पर इलाज न मिलने से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। भारत में सांप काटने से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है और यही वजह है कि भारत को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।